साल था 1982। दुनिया ने मोबाइल फोन का नाम तक नहीं सुना था, लेकिन इंग्लैंड के न्यूबरी में रेकल इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक कंपनी सब कुछ बदलने वाली थी। रेकल, जो मिलिट्री रेडियो टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती थी, ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने मिलीकॉम के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया। उनका मकसद यूके में सेल्यूलर नेटवर्क चलाने का लाइसेंस हासिल करना। उनके खिलाफ बहुत मुश्किलें थीं, लेकिन रेकल के पास एक सीक्रेट वेपन था, एम्बिशन। उन्होंने बड़ी और एस्टैब्लिश्ड कंपनियों को पछाड़ते हुए लाइसेंस हासिल कर लिया। 1 जनवरी 1985 को वोडाफोन का जन्म हुआ। नाम, वॉइस, डेटा और फोन का एक स्मार्ट मेल, ये आने वाले समय का संकेत था। वोडाफोन का पहला फोन, ट्रांसपोर्टेबल वोडाफोन VT1, आज के स्लीक स्मार्टफोन से बिल्कुल अलग था। इसका वजन पूरे 11 पाउंड था, लेकिन यह काम करता था और ये लोगों को पहले जैसा कभी नहीं जोड़ता था। वोडाफोन तेजी से बढ़ी। उन्होंने यूके में अपने नेटवर्क का विस्तार किया। उन्होंने अफोर्डेबल मोबाइल सर्विसेज दी। लोग मोबाइल कम्युनिकेशन की आजादी और सुविधा से मोहित हो गए। वोडाफोन, छोटी सी कंपनी जो कर सकती थी, एक ग्लोबल जायंट बनने की राह पर थी। वोडाफोन की शुरुआती कामयाबी कस्टमर पर उनके लगातार ध्यान देने से मिली। वे समझ गए थे कि लोग कनेक्शन चाहते हैं। उन्होंने आम लोगों के लिए मोबाइल फोन सुलभ बनाए। उनकी मार्केटिंग इनोवेटिव और यादगार थी। आइकॉनिक वोडाफोन जू विज्ञापनों को कौन भूल सकता है। वोडाफोन की पहुंच यूके के बाहर तक फैली। उन्होंने एक ग्लोबली कनेक्टेड दुनिया की क्षमता देखी। उन्होंने नए बाजारों में पार्टनरशिप्स बनाने और लाइसेंस हासिल करने में जमकर निवेश किया। यूरोप से लेकर एशिया तक वोडाफोन का लाल लोगो मोबाइल कम्युनिकेशन का प्रतीक बन गया। उनका सबसे महत्वपूर्ण कदम 2000 में जर्मनी की मैनेसमैन का अधिग्रहण था। $180 बिलियन की यह मेगा डील ने वोडाफोन को दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बना दिया। यह उनकी महत्वाकांक्षा और मोबाइल के भविष्य में उनके विश्वास का प्रमाण था। दुनिया तेजी से मोबाइल टेक्नोलॉजी को अपना रही थी। वोडाफोन इस क्रांति में सबसे आगे था। वे महाद्वीपों में लोगों, व्यवसायों और समुदायों को जोड़ रहे थे। भविष्य असीमित लग रहा था। वोडाफोन की ग्रोथ सिर्फ कंपनियों का अधिग्रहण करने के बारे में नहीं थी। वे मोबाइल टेक्नोलॉजी में भी पायोनियर्स थे। वे 3G सेवाएं शुरू करने वाले पहले लोगों में से थे, जिससे लोगों ने अपने फोन का इस्तेमाल करने का तरीका बदल दिया। अब मोबाइल फोन सिर्फ कॉल और टेक्स्ट के लिए नहीं थे। अब आप चलते फिरते इंटरनेट ब्राउज कर सकते थे, म्यूजिक डाउनलोड कर सकते थे और वीडियो भी देख सकते थे। वोडाफोन की ग्लोबल पहुंच का विस्तार जारी रहा। उन्होंने भारत और अफ्रीका जैसे उभरते बाजारों में प्रवेश किया, जिससे लाखों लोगों को मोबाइल कनेक्टिविटी मिली। वे समझ गए थे कि मोबाइल फोन में जिंदगी बदलने, डिजिटल डिवाइड को पाटने और समुदायों को सशक्त बनाने की ताकत है। उनकी सफलता इनोवेशन, ग्राहक केंद्रितता और रणनीतिक साझेदारियों की नींव पर बनी थी। वे जोखिम लेने, नई तकनीकों में निवेश करने और बदलते बाजार के डायनामिक्स के अनुसार ढलने से नहीं डरते थे। वोडाफोन अपने खेल में शीर्ष पर एक कंपनी थी, मोबाइल दुनिया की एक सच्ची दिग्गज। लेकिन दिग्गजों को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मोबाइल का क्षेत्र तेजी से कॉम्पिटिटिव होता जा रहा था। नए खिलाड़ी उभरे, जिन्होंने वोडाफोन के दबदबे को चुनौती दी। कीमतों की जंग छिड़ गई, जिससे मुनाफे का अंतर कम हो गया। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी ने एक और झटका दिया। उपभोक्ता खर्च में गिरावट आई, जिसका असर वोडाफोन के राजस्व पर पड़ा। कभी फलता फूलता दूर संचार क्षेत्र अब मुश्किलों का सामना कर रहा था। वोडाफोन को बदलने की जरूरत थी। उन्हें खुद को अलग दिखाने, लागत कम करने और अशांत आर्थिक माहौल से निपटने के नए तरीके खोजने थे। जो कंपनी कभी अजेय लगती थी, अब एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रही थी। सेक्शन 5, इंटरनल स्ट्रगल्स, मैनेजमेंट शिफ्ट्स एंड स्ट्रेटेजिक मिसस्टेप्स। आंतरिक चुनौतियों ने वोडाफोन की परेशानियों को और बढ़ा दिया। नेतृत्व में बार बार बदलाव होते रहे, जिससे रणनीतिक दिशा का अभाव हो गया। कुछ लोगों का तर्क था कि वोडाफोन बहुत बड़ी, बहुत ब्यूरोक्रेटिक हो गई थी। उन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, अपनी फुर्ती खो दी थी। कुछ रणनीतिक फैसले उल्टे पड़ गए। उदाहरण के लिए, वेराइजन वायरलेस के साथ साझेदारी के जरिए यूएस बाजार में उनका प्रवेश शुरू में आशाजनक होने के बावजूद अंततः वोडाफोन को 2014 में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए मजबूर कर दिया।
यह कदम वैसे तो आर्थिक रूप से समझदारी भरा था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे एक प्रमुख बाजार से पीछे हटना माना। वोडाफोन एक दौराहे पर थी। उन्हें अपनी रणनीति का पुनर्मूल्यांकन करने, अपने संचालन को व्यवस्थित करने और अपनी प्रतिस्पर्धी धार को वापस पाने की जरूरत थी। सवाल यह था कि क्या वे ऐसा कर सकते थे? Section 6. Adapting to a changing landscape, Vodafone's foray into data and digital services. वोडाफोन ने बदलाव की जरूरत को पहचाना। वे जानते थे कि वे केवल पारंपरिक वॉइस और टेक्स्ट सेवाओं पर निर्भर नहीं रह सकते। भविष्य डेटा का था। उन्होंने अपने 4G नेटवर्क के विस्तार में भारी निवेश किया, जिससे तेज इंटरनेट स्पीड और बेहतर मोबाइल अनुभव मिला। उन्होंने मोबाइल मनी, डिजिटल कंटेंट और इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT सॉल्यूशंस जैसे नए क्षेत्रों में कदम रखते हुए अपने ऑफरिंग्स में भी विविधता लाई। वे समझ गए थे कि टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी के बीच की रेखाएं धुंधली होती जा रही हैं। प्रासंगिक बने रहने के लिए उन्हें एक डिजिटल कम्युनिकेशंस कंपनी बनने की जरूरत थी। Section 7. The Indian Debacle, a cautionary tale of regulatory challenges and market realities. वोडाफोन का सफर बिना असफलताओं के नहीं रहा है। भारत में उनका अनुभव इसका एक उदाहरण है। दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते मोबाइल बाजारों में से एक में एक आशाजनक उद्यम के रूप में शुरू हुआ। नियामक बाधाओं, तीव्र प्रतिस्पर्धा और वित्तीय नुकसान की एक सावधानीपूर्ण कहानी में बदल गया। भारतीय दूरसंचार बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी होने के बावजूद वोडाफोन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें भारत सरकार के साथ एक पूर्वव्यापी कर विवाद और एक डिसरप्टिव प्रतियोगी रिलायंस जियो का प्रवेश शामिल है। इन कारकों ने भारत में वोडाफोन की लाभप्रदता को काफी प्रभावित किया, जिससे उन्हें अपने भारतीय परिचालनों का मूल्य कम करना पड़ा और अंततः 2018 में आइडिया सेल्युलर के साथ विलय करना पड़ा। भारतीय अनुभव ने उभरते बाजारों में काम करने की चुनौतियों को उजागर किया। इसने स्थानीय नियमों को समझने, जटिल राजनीतिक परिदृश्यों से निपटने और तेजी से बदलते बाजार के डायनामिक्स के अनुसार ढलने के महत्व को रेखांकित किया। Section 8. Looking ahead, Vodafone's path to recovery and reinvention in a 5G world. 2025 तक वोडाफोन अपनी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। जबकि वे कुछ बाजारों में चुनौतियों से जूझ रहे हैं, वे दूसरों में प्रगति भी कर रहे हैं। वे अपनी मुख्य ताकत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, अपने व्यापक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राहक आधार का लाभ उठा रहे हैं। वोडाफोन 5G पर बड़ा दांव लगा रही है, खुद को मोबाइल टेक्नोलॉजी की अगली पीढ़ी में एक नेता के रूप में स्थापित कर रही है। वे पूरे यूरोप और अन्य प्रमुख बाजारों में 5G नेटवर्क शुरू कर रहे हैं। तेज गति, कम लेटेंसी और उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए नई संभावनाओं का वादा कर रहे हैं। वे विकास के नए रास्ते भी तलाश रहे हैं, जैसे कि मोबाइल वित्तीय सेवाएं, डिजिटल हेल्थ केयर और स्मार्ट सिटी समाधान। वे समझते हैं कि टेलीकॉम का भविष्य सिर्फ कनेक्टिविटी के बारे में नहीं है, बल्कि एक कनेक्टेड इकोसिस्टम बनाने के बारे में है, जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाता है। Section 9. Lessons learned. The importance of adaptability, customer focus and prudent financial management. वोडाफोन की कहानी टेक्नोलॉजी उद्योग के लगातार बदलते स्वरूप का प्रमाण है। यह इनोवेशन, महत्वाकांक्षा और लचीलेपन की कहानी है। जबकि उन्होंने अपनी चुनौतियों का सामना किया है, उनकी यात्रा डिजिटल युग में काम करने वाले व्यवसायों के लिए बहुमूल्य सबक देती है। सबसे पहले, अनुकूलन क्षमता महत्वपूर्ण है। टेलीकॉम का परिदृश्य लगातार विकसित हो रहा है। कंपनियों को फुर्तीला होने, नई तकनीकों को अपनाने और आगे बने रहने के लिए अपने व्यवसाय मॉडल को बदलने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। दूसरा, ग्राहक फोकस सबसे जरूरी है। एक प्रतिस्पर्धी बाजार में जो कंपनियां ग्राहकों की जरूरतों को प्राथमिकता देती हैं और असाधारण अनुभव प्रदान करती हैं, वे फलेंगी फूलेंगी। अंत में, समझदारीपूर्ण वित्तीय प्रबंधन महत्वपूर्ण है। कंपनियों को रणनीतिक निवेश करने, अपने ऋण स्तर को प्रबंधित करने और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने की जरूरत है। वोडाफोन का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। आने वाले साल महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि वे 5G दुनिया की जटिलताओं से निपटते हैं और टेलीकॉम उद्योग में एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।